कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल। अगेन 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 हम लोग जो है आज दो चर के रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख चुके हैं। उस विधि के आधार पर किस प्रकार से भाषा वाले प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी भाषा का प्रश्न आएगा ना, आपका प्रथम दायित्व है कि पहले इसको समझना है हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और कुछ जैसे कि रूट वाला, अगर रूट रहेगा दो चर के रैखिक समीकरण में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर डेसिमल रहेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के रूप में रहेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। भले ही आपको हम बनाने दे दिए थे एक नंबर का, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है आपको इसमें समस्या आया होगा, इसमें समस्या आया ही होगा। आज उन सारी समस्याओं को खत्म करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सारी चीजों को सीखने से पहले हम लोग पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं क्या, जो आपको इससे पहले का चैप्टर पढ़ा है पॉलिनोमियल, उसमें कौन कौन सी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, उन सारी बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद है ना, बहुपद में जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, दो तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, इसकी पहचान, कोई मेरा बहुपद है कि बहुपद नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी पहचान करना कभी मत भूलना आप। जैसे यहाँ 1/x लिखा हुआ है और x² लिखा हुआ है और x+1 लिखा हुआ है और आपका √2x लिखा हुआ है, इसमें से कौन कौन बहुपद है। तो हम आपको बताए थे कि x का टर्म रूट के अंदर नहीं आना चाहिए और x आपका बटे में नहीं आना चाहिए। अगर x बटे के रूप में आएगा तो ये बहुपद नहीं होगा, और रूट के अंदर तो x नहीं है तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। बहुपद का पहचान करने हमेशा ध्यान में रखोगे किस प्रकार से हम लोग बहुपद का पहचान करते। बहुत अच्छे भैया जी, ये तो हम जानते हैं, अच्छी बात है। अगेन फिर जनरल फॉर्म, आपको बहुपद के प्रकार में ढेर सारा प्रकार सिखाए थे, उसमें से बस दो प्रकार आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सा? एक आपको हम सिखाए थे, याद पार हो गया, लिनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको ध्यान में होगा रैखिक बहुपद, इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना होगा रैखिक बहुपद में क्या क्या ध्यान में रखना है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म जो है ax + b = 0 के फॉर्म में होता है। बस ये ध्यान में रखना, ठीक है, और कुछ नहीं। इसका जनरल फॉर्म, रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + b = 0। 0 मत लगाना, सिर्फ ax + b लगाना। एक और ध्यान में रखना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में क्या ध्यान में रखोगे कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म मतलब आपको सिखाए हुए हैं, याद पारोगे, ax² + bx + c = 0 कब लगाएंगे? जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर बहुपद लिख रहे हैं ना, जब बहुपद लिखेंगे ना =0 आपको नहीं लगाना है भैया, ये तो जानते हैं हम लोग आराम से। इसका बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है पिछले चैप्टर में कि रैखिक बहुपद का ये आपका क्या हुआ? सामान्य रूप हुआ, और द्विघात बहुपद का ये आपका सामान्य रूप हुआ, ठीक है, डन। उसके बाद हम बात करेंगे शून्यक का। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में यही से प्रश्न पूछा जाएगा। इससे हल्का फल्का कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, बस ये सामान्य रूप में क्या होता है द्विघात बहुपद का, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और मेन प्रश्न जो है शून्यक से पूछा जाएगा। शून्यक होता क्या है? जो आपके बहुपद में अगर x का वो वैल्यू, x का वो मान जो आपका बहुपद को 0 कर दे, जो बहुपद को क्या कर दे? 0 कर दे, शून्य कर दे बहुपद को, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं, जीरोज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। शून्यक का ही दूसरा नाम होता है मूल, इसी का इंग्लिश होता है रूट, जीरोज, ये सब ध्यान में रखोगे। अर्थात शून्यक में शून्यक और गुणांक क्या होता है? ये x² में जो गुणा किया गया है उसको गुणांक कहेंगे, x में जो गुणा किया गया है उसको गुणांक कहेंगे, यहाँ पर c को हम लोग गुणांक कहेंगे। अर्थात शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है वो जानना है। शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में आपको भली भांति बेहतर तरीके से समझना होगा। इसका संबंध, इसका रिलेशन समझना होगा। कौन कौन सा रिलेशन है?
अगर शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है, शून्यक अगर अल्फा और बीटा है, और गुणांक कौन कौन सा है, गुणांक हमारा ए है, बी है, सी है, तो इस कंडीशन में दोनों में रिलेशन क्या क्या हम लोग पढ़े थे। पहला रिलेशन था हम लोग का, अगर अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे उस कंडीशन में प्यारा सा नन्ना 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 मुन्ना फॉर्मूला था, क्या था, -b/a होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ध्यान में रखो या ध्यान में नहीं रखो, इस बहुपद में ये चीज आपको ध्यान में रखना है, रखना है, रखना है। अगेन फिर आपका जो है अल्फा इंटू बीटा, जब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका c/a के बराबर होगा। इससे प्यारा प्यारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ऑलवेज ध्यान में रखना है, भूल मत जाइए इसको। अगेन चौथा चीज जो आपको ध्यान में रखना है भैया, वो क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बीटा दिया हुआ है, और बोलेंगे ओए एक काम करोगे क्या, आपको द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकाल पाओगे, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया भैया द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। हाँ, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। क्या आप द्विघात बहुपद निकाल पाओगे भैया? हाँ, निकाल लेंगे द्विघात बहुपद। इसका प्यारा सा फॉर्मूला सिखाए थे द्विघात बहुपद का, याद है? कुछ याद होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये प्यारा सा, हाँ, ये बहुत बहुत प्यारा सा फॉर्मूला था। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होगा, ये 3 नंबर और 4 नंबर, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा 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 ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखोगे। इस पर आधारित कुछ सवाल बताए होंगे, इस पर आधारित कुछ सवाल बताए होंगे, उन सारे सवाल को आप ध्यान में, अपने ध्यान में रखोगे। बस बहुपद में इतना ही आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से 3 नंबर और 4 नंबर, ये कोई बहुत 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 जरूरी है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगेन 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 हम लोग चलते हैं दो चर के रैखिक समीकरण में। दो चर के रैखिक समीकरण में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज सोच रहे हैं दो चर का रैखिक समीकरण में आपको एक काम बताया जाए। वो काम क्या? आपको तो पता है दो चर का रैखिक समीकरण, अगर हम बोलेंगे दो चर का रैखिक समीकरण तो आपके दिमाग में तुरंत आता है, भैया क्या दिमाग में आता होगा मेरे? सुनो, आपको अगर हम बोले दो चर का रैखिक समीकरण, उसमें आपका दो चर आना चाहिए और रैखिक समीकरण होना चाहिए। दो चर रैखिक समीकरण अगर युग्म बोल देंगे तो दो इक्वेशन भी लिखना होगा, दो समीकरण भी लिखना होगा। अब आपके सामने ये दो समीकरण आ गया हो, दो समीकरण हम लोग लिख लिए हैं। ये हमारा दो समीकरण है जो कि दो चर का रैखिक समीकरण है। अगर हम बोले, अच्छा सुनो एक बात, इसमें इसका जो है हल क्या होगा? हल मतलब x और y का वैल्यू क्या होगा? इसका हल क्या होगा? इसका x और y का वैल्यू क्या होगा? तो तुरंत आप बोलोगे भैया आपको इसका हल चाहिए ना। इसका हल आप 3 विधि से निकाल सकते हैं। पहला आपका है विलोपन विधि, ठीक है। फिर है आपका प्रतिस्थापन विधि। भैया नाम तो ऐसे बता रहे जैसे सारा बता दिए हैं। क्या आपको हम विलोपन नहीं बताए हैं, प्रतिस्थापन नहीं बताए हैं? सारा बताए हुए हैं, बस आपको सारी बातें याद तो रखनी होती है ना। फिर आपका एक है वज्र गुणन विधि, और हम जो है वज्र गुणन विधि नहीं बताए, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ये आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। आज हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। जैसे बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपका, हम जो सीक्वेंस पढ़ाए थे, पहले आपको विलोपन सिखाए थे, फिर आपको प्रतिस्थापन सिखाए थे, और वज्र गुणन नहीं सिखाए थे, बिकॉज हम वहां पर कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। वैसे मैं बिना फॉर्मूले का नहीं सिखाऊंगा, फॉर्मूला सिखा देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज प्रतिस्थापन सीखेंगे, फिर अगली क्लास में विलोपन, फिर हम लोग वज्र गुणन पे जाएंगे। और जानते हो इतना आराम आराम से क्यों चल रहे हैं? चाहते इसको तुरंत हम खत्म कर देते हैं, लेकिन नहीं। आपकी किताब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज वाले प्रश्नों को सॉल्व करना। आप भाषा वाले प्रश्नों को किस प्रकार से अपना वहां पर एटीट्यूड रखोगे, प्रश्नों को पढ़ते समय कैसे, अगर प्रश्न पढ़ रहे हो क्या प्रश्न आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें समय लगता है, उसमें आपको समय लगेगा, प्रश्न को पहचानने में समय लगेगा। और एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा जहां पर पहले आपको इक्वेशन को दो चर के रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप सॉल्व करोगे, ठीक। डायरेक्ट सिखाने का होता तुरंत सिखा देते, लेकिन समस्याएं यहाँ पर ये आती है कि आपको इसको पढ़ के पहले समझना होगा। तो समझेंगे ना, परेशान क्यों होना। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि वैसे सीख चुके हैं, तो इसमें से हाँ हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं। ये
ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसमें से पहले इसको सॉल्व करने सिखाते हैं, आखिर कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। सॉल्व करने सिखा दे, बिल्कुल सिखाएंगे, ठीक। यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग इस तीनों मेथड को जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर हम लोग बोले इस 5 नंबर वाले प्रश्न को देखोगे, आपको बस एक काम करना है। वो काम क्या? आपको प्रतिस्थापन विधि में बोलते बोलते थक जाते हैं। क्या? आपको यहाँ 2 इक्वेशन दिया हुआ है ना, हाँ 2 इक्वेशन दिया हुआ है। रूल क्या है? सिंपल सा, कोई एक इक्वेशन ले लोगे। जैसे मान लो इसको जो है ना, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दिए। आपको इसमें से जो है कोई एक इक्वेशन लेना है, या तो इक्वेशन फर्स्ट ले लो या तो इक्वेशन सेकंड ले लो। हम लोग विचार करेंगे दोनों में से किसी में x या फिर y को अकेला करना आसान रहेगा। वैसे दोनों सेम ही है। एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। आप एक काम करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को अपने मन से कोई एक इक्वेशन ले लेना, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। जैसे इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इसमें से या तो x को अकेला करना है या तो y को अकेला करना है। देखो ये 2 स्टेप, ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, आपको क्या उसमें से चुनना है। जैसे इसको चुन लोगे ना, उसके बाद आप बंध जाओगे, ठीक है। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट चुन लिए हो आप, हाँ, और x का वैल्यू निकाल लियो, ठीक है। उसके बाद आपको जो बचा हुआ है वो काम करना होगा। आप इक्वेशन फर्स्ट ले लिए हो ना, अब x के वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकेंड में पुट करना होगा। कहाँ पुट करेंगे हम लोग? इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। जैसे इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर x निकाले हो ना, यहाँ पर आपका जो है y का वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकल जाएगा? यहाँ पर y का वैल्यू निकलेगा। उस y के वैल्यू को आपको किसी में पुट करना होगा, चाहे फर्स्ट में पुट करो, सेकेंड में पुट करो, या फिर एक और नया इक्वेशन निकलेगा, इक्वेशन थर्ड। यहाँ जैसे ही पुट करोगे आपका x का और y का दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका y का वैल्यू निकल गया है, ठीक। यहाँ आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर आपका x का एक्चुअल मान निकलेगा। x और y निकल गया हम लोग का, ठीक है। बातें समझ में आई? यही है हम लोग का प्रतिस्थापन विधि। अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप, ये आप पर डिपेंड करता है, आपको फर्स्ट लेना है या सेकेंड लेना है, आपको x निकालना है या y निकालना है। फिर अगेन 2 स्टेप जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वैल्यू लिए हो। समझ रहे हो? जैसे हम लोग यहाँ पर देखते, समझो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान दी, ओके। हाँ, अगेन एक और इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकेंड मान ली। आपका काम क्या? इक्वेशन फर्स्ट ली, इसमें से x को अकेला करना। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हम x को अकेला करेंगे। सोचो ना, यहाँ से x अगर अकेला करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस √3y बटे √2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे आप, भैया सॉल्व कीजिए, ऐसे काम ना चलेगा। अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर रूल एंड पाबंदी कब से लगने लगा? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम एक काम करेंगे, y वाले टर्म को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस √3y हो जाएगा। यहाँ √2x बचेगा। यहाँ से x को अकेला करेंगे तो माइनस √3y बटे √2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट लिए, हाँ जी, x का मान अकेला कर लिए, हाँ जी, ये मेरा x का मान अकेला हो गया। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? हम इक्वेशन फर्स्ट ले चुके हैं, x का वैल्यू अकेला कर चुके हैं। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। आप पुट करोगे, वैल्यू सॉल्व करने का प्रयास करोगे, इतना तो कर सकते हो। जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी बुक में जो है क्वेश्चन की संख्या कम है, ये ध्यान में रखना। जितना ही संख्या है कोशिश करना है खुद से बनाने का, वरना हम अलग से बुक आपको सजेस्ट करने वाले। हाँ, एक काम करोगे, उस बुक को बनाओगे। अगर नहीं चाहते वैसा करें तो आपको हर एक प्रश्न पर खुद से प्रयास करना होगा। समझ रहे हो ना हम क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे होगे, ठीक है। यहाँ देखोगे इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इसके बाद इस x के वैल्यू को आपको या तो कुछ नहीं करना है, x के वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकेंड में ही पुट करना होगा। आराम से इक्वेशन सेकेंड लोगे, उसमें x का वैल्यू पुट करोगे, लिखोगे यहाँ इक्वेशन सेकेंड में x का मान रखने पर जल्दी बनाओगे तो रुके हैं आपके लिए, ठीक है। मजाक नहीं करना है भैया आप बनाइए ना, हम छाप लेंगे, छप्पा छप्पी कर लेंगे, वो काम नहीं करोगे आप। आपका काम है इक्वेशन सेकेंड लिखोगे। इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसको लिख लेते इक्वेशन सेकेंड को। जैसे ही हम लोग इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे
तो यहाँ पर x का मान ये चीख के बोलेगा ओए भैया सुनिए ना, हमें अपना मान पुट कर दीजिए। तो यहाँ जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x का मान √3y बटे √2 जैसे यहाँ पुट करेंगे तो सब लोग हंसता खेलता हुआ मेरा जो है y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या करेंगे समझोगे ध्यान से। इस √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ भैया, ये माइनस तो पहले से है, तो √3 गुना √3 मेरा 3 बन गया, √3 गुना √3 3 बन गया, माइनस का माइनस हो गया, y का y हो गया, यहाँ बटे √2 हो गया। वाह भैया, ये अब लग रहा है आसान है। अब यहाँ से y है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एलसीएम लोगे, ऊपर में कितना हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा और -3y -7y हो गया, -7/√2 हो जाएगा। √2 आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा, अर्थात मेरा y का वैल्यू आपका करीब जो है कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। बनाओगे आप, बनेगा आपसे। ठीक है, हम मौखिक सॉल्व करके बता दिए आपको, आप प्रयास कर सकते हो, हल्दी प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा। प्रयास करो जल्दी से। हो गया, बिल्कुल आपसे सॉल्व हो गया। दिक्कत हो रहा है, दोनों से y कॉमन ले लो। ठीक है, दोनों से y कॉमन ले लो और बाकी सबको 0 की तरफ भेज दो, 0 हो जाएगा। भैया ये तो और आसान था, लेकिन नहीं, आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना। नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इधर कर लेते हैं। आप एक काम करो, इससे और इससे दोनों से y कॉमन लो, या फिर यहाँ पर सीधा एलसीएम लगाओ। क्या करें जल्दी बताओ, एलसीएम लगा दें, लगा देते हैं एलसीएम। जो करोगे वो आसान रहेगा, y कॉमन लोगे वो भी आसान रहेगा। ऐसे भी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 1 छिपा हुआ है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको बताया है कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ √2 सेम दिख रहा है ना, ऊपर वाले को है सेम टू सेम उतार देते हैं। भैया ठीक है, उतार दिए। यहाँ 1 और √2 सेम नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, तो 1 के बाहर में √2 1 में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। भैया कितना हो जाएगा, √8 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा, √16 हो जाएगा ना। हम बोलेंगे √8 गुना √2 करने कितना होगा, रूट रह जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो बातें। यहाँ 1 है ना, यहाँ √2 है ना, तो √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्या होगा देखो, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। √8 y है पहले से, √8 और y है, इसमें √2 से गुना कर दी। समझ में आ गया। जब ये दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला हूबहू उतरता है। जब यहाँ 1 होता है तो जो भी टर्म यहाँ होगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया आराम से, तो -√8y पहले से था, इसमें √y से मल्टीप्लाई किए तो मेरा काम बन ही गया। अब क्या करना है, यहाँ -3y है, यहाँ माइनस का √8 गुना √2 √16 हुआ, √16 का सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा मेरा। यहाँ -4y बटे √2 हो गया, इक्वल टू 0। ये रूट बराबर की उधर जाएगा तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो 0 गुना √2 बन गया ये हमारा, इसको उधर भेज देते हैं, ये √2 को उधर भेज देते हैं, तो 0 गुना √2 हो गया। हाँ भैया, अगेन यहाँ -3 -4 y सेम है, आपको हम लोग बहुपद में ये बताए थे, ये दोनों सेम रहेगा। इसके बदले में एक बार लिख लेंगे, -3 -4 -7 होता है इक्वल टू 0, अर्थात y का वैल्यू यहाँ 0 निकल जाएगा। ये गुना है ना, ये बराबर किधर आएगा तो भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में ध्यान से, किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही होता है। अच्छा लगा जान के, समझ के अच्छा लगा ना। अब यहाँ से उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा तकलीफ हुआ होगा कैलकुलेशन करने में, वो तकलीफ खत्म हो गया होगा। इसके आगे का आप कर सकते हो। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, इक्वेशन फर्स्ट जो चूज किए थे x का वैल्यू निकाले, फिर हम इक्वेशन सेकेंड में पुट किए वैल्यू x का, फिर हम लोग जैसे इक्वेशन सेकेंड में पुट किए हम लोग का y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल चुका है। अब y का वैल्यू जो है या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में या तो इक्वेशन थर्ड में पुट करो। इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे ना, आसानी से बन जाएगा। तो आप एक काम करो, इक्वेशन थर्ड में जो है y इक्वल टू 0 पुट करोगे, हल्दी। उम्मीद करते हैं जैसे ही आप इक्वेशन थर्ड में y इक्वल टू 0 पुट करोगे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बनाओगे जल्दी से, हम रुके हुए हैं आपके लिए। बन गया। इस y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना, इक्वेशन थर्ड में y इक्वल टू 0 पुट करने पर, y इक्वल टू 0 रखने पर रखो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ x इक्वल टू -√100, y का वैल्यू 0 पुट के यहाँ √2 हो गया। अब आपका काम क्या है, इस y का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देना है। अब देखो x का मान क्या निकलता है, बनाओगे इसको। बन गया।
बन गया होगा। यहाँ देखो x का वैल्यू कितना निकला, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं 0 ही होता है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे बताते हैं आपको, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो आप, यहाँ √3 है, √3 गुना 0 0 होगा, बटे √2। भैया ये माइनस कहाँ किया, किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं 0 ही होगा, ये समझ के रखना। या 0 अगर ऊपर में रहेगा उसका वैल्यू 0 ही होता है, सिर्फ 0 नीचे नहीं होना चाहिए। अतः x इक्वल टू कितना निकल गया, अतः x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 निकल गया। ये छोटा सा चीज निकला। इसी प्रकार आपको बनाना है। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसका आपको हिंट्स देने वाले कैसे बनाना है, क्या करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कैसे करना है, क्या करना है। रूट वाला चीज हमको पता था, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, सो वो कैलकुलेशन समझाने के लिए फिर से हमको ये क्वेश्चन लेना पड़ा था। हाँ जी हाँ। अगेन ये 2 क्वेश्चन अब आप प्रयास करोगे ना बनेगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको हिंट्स दे देते हैं। आप एक काम कर सकते हो, वो काम क्या करोगे, सिंपल सा आपको एक काम करना है कि दशमलव को हटा ही दो, दशमलव का झंझट ही खत्म कर सकते हो। एक तरीका और बता देते हैं झंझट खत्म करने का आसान तरीका, ठीक है। वो आसान तरीका कैसे है, क्या है, वो सीखो हल्दी वरना वैसे दशमलव का गुना भाग तो करना तो आसान ही है, लेकिन आप चाहोगे ना इसको दशमलव से छुटकारा पा सकते हो। वो कैसे, थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा बस। भैया दिमाग रहेगा तो न लगाएंगे, वैसे भी हम पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं महिलाओं का दिमाग जो है कम होता है पुरुषों से, ये कब पढ़ लियो आप, सही में होता है, बिल्कुल होता है, बताएंगे जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है यहाँ देखो अभी ज्यादा डिस्कशन ना करेंगे इस पर, वरना आप बुरा मान जाओगे। हाँ यहाँ देखो क्या कहना चाह रहे थे आप, इसमें जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दशमलव खत्म हो जाए। यहाँ पर क्या करेंगे, 0.2x है ना, हाँ है, यहाँ पर प्लस 0.3y बिल्कुल इक्वल टू 1.3 है। आपको सिखाया है ना 0.2 रहेगा, तो दशमलव को उड़ाते कैसे हैं, चलो कौवा और यहाँ पर 10 आ गया, कैसे 10 है ये पता होगा आपको, बिल्कुल 0.3 है ना, दशमलव को उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये तो आपको पता है। अगर 1.3 है, हम जानते नीचे 1 छिपा होता, दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव बाद कितना अंक है, 1 अंक है, यहाँ 0 आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे क्या करते, बिल्कुल आपको समझ में आया, वही काम करना होगा। यहाँ पर क्या दशमलव को उड़ाएंगे कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, 2/10x प्लस यहाँ पर 3/10y, यहाँ पर 13/10 कैसे हुआ, दशमलव को उड़ा रहे हैं, ठीक है उड़ा रहे हैं, या तो वहीं लिख लेते हैं, दशमलव को उड़ा करके वहीं लिख लेते हैं, आपको दिक्कत हो रहा है ना, यहीं पर लिख लेते हैं। देखो दशमलव को उड़ाए यहाँ 10 आ गया, दशमलव को उड़ाए यहाँ 1 छिपा था, यहाँ 0 आ गया, दशमलव को उड़ाए यहाँ 1 छिपा था, 0 आ गया। ये समझ में आता, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस सब से जो है 10 कॉमन लेते हैं, 1/10 कॉमन ले ली, ठीक है बिल्कुल। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा 2x, यहाँ पर बचा 3y, यहाँ पर क्या बचा भैया, यहाँ पर 13/10 बचा, बिल्कुल समझो, ध्यान से समझो। इस दोनों से 10 को बाहर निकालिए, 10 नीचे में था ना, 10 को बाहर निकालिए, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ सिर्फ 2x बचा, यहाँ 3y बचा, ठीक है। अब क्या करना, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, दशमलव का झंझट खत्म हो गया, दशमलव का झंझट खत्म, वैसे दशमलव भी रहेगा तो परेशान क्या होना, सिर्फ गुना भाग दशमलव के रूप में होगा, वरना अगर नहीं चाहते दशमलव के रूप में गुना भाग करना, डर लगता है, तो आप इस रूप में भी सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपको ट्राई करने तो दिए ही थे घर से, वहां पर जरूर इस दशमलव को देख करके कौन ट्राई करेगा, रहन देते हैं, शायद ऐसी भावना आपके मन में आई होंगी, वो काम नहीं करना है, ठीक है। हाँ सेम उसी प्रकार इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इक्वेशन क्या आएगा, जल्दी दशमलव को उड़ाना है आपको, उड़ गया दशमलव, बिल्कुल दशमलव उड़ गया होगा, कैसे करना समझो, दशमलव उड़ाए नीचे 10 आ गया, दशमलव उड़ाए नीचे 10 आ गया, दशमलव उड़ाए नीचे 10 आ गया, ठीक है। 10 को खत्म कर देते हैं, 1/10 कॉमन ले लिए, 4x प्लस 5y यहाँ पर इक्वल टू 23/10, ये 10 से ये 10 कैंसिल,
तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रिजल्ट आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था, इससे आसान क्या होगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब वही काम करना, इक्वेशन फर्स्ट है, आपका इच्छा, या तो इक्वेशन फर्स्ट लो या तो इक्वेशन सेकंड लो। हम लोग एक काम करें, इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। इक्वेशन फर्स्ट से जो है पहले x या फिर y को अकेला करेंगे। हम लोग x को ही अकेला करते हैं। चलिए हम लोग x को अकेला कर लिए, ठीक है। अब यही आपको एक स्टेप आपको अपने मन से लेना था, इसके बाद आप बन चुके हो। x को अकेला कर लिए, फिर हम लोग इक्वेशन सेकंड लेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे x का मान, तो यहाँ पर मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू निकलेगा। इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, हम लोग का x का वैल्यू फिर से निकलेगा, जो मेन वैल्यू होगा आपका y और x निकल गया। ये पहला स्टेप आप अपनी इच्छा से ले सकते हो प्रतिस्थापन विधि में, ये समझ के चलिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगे। ये काम आप खुद कर लोगे। ओके, ये देखो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इससे कैसे बचा जाए भैया, समझते हैं इसको। यहाँ पर आप एक काम करोगे, इसको सॉल्व करने से पहले इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना, जिससे आसानी से ये आपका बन जाएगा। भैया कैसे आसानी से बनेगा, बतावट है, इसको मिटावट है। इसको पहले आप खुद सॉल्व करोगे, इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले, इसको आप सॉल्व करोगे। हम बार-बार बोल रहे हैं सॉल्व आप करोगे इसको, ठीक है भैया, ठीक है सॉल्व कर लेंगे। आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखो छठा नंबर क्वेश्चन, देखो ऐसे क्या करना है समझना है। यहाँ पर जो है पहले इक्वेशन को देख लोगे, क्या है 3x/2 है माइनस 5/6 है इक्वल टू -2 है ना। आपको एक काम करना है, यहाँ 2 और 3 है भैया, 2 और 3 है, क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या करोगे आप सोचो, क्या करोगे। भैया एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कहाँ से आएगा, हाँ एलसीएम लो। यहाँ पर जैसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2 और 3 का, भैया एलसीएम जानते हैं 6 होगा। अब 2 के या क्या सेम दिख रहा है, नहीं सेम नहीं दिख रहा। क्या 1 कहीं पर दिखा, नहीं, तो आपको डिवाइड करना होगा। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। और 3 का पहाड़ा 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 9x हो जाएगा, माइनस का माइनस। 3 के पहाड़े में 6 2 बार में, 2 का पहाड़ा उसके 2 पंचे 10, 10y हो गया। बस ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। इस 6 को आपके अपने 2 के पास भेज दोगे, भैया ठीक है। तो यहाँ 9x माइनस 10y, ये 6 जो है इस -2 के पास आएगा, तो यहाँ गुना हो जाएगा। -2 गुना 6 कितना होता है, -12 हो जाएगा। तो -12 लिख ली, ठीक है। कोई दिक्कत, जल्दी बता, नहीं ना, सब ठीक। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ओके ओके ओके, अगेन फिर इस इक्वेशन को लेंगे, क्या है x/3 + y/2 = 13/6 है। यहाँ पर बहुत विचार करोगे, भैया क्या किया जाए। यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वो छोटा सा काम क्या करना होगा, वो छोटा सा काम ये करना होगा कि यहाँ पर 2 और 3 है ना, हाँ 2 और 3 है। सिंपल सा एलसीएम लेंगे, भैया एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। 3 के टेबल में 6, 2 बार में 2 का मल्टीप्लाई x/2x हो गया। ये सब खुद से सॉल्व करना चाहिए। इसको खुद से करोगे तो जल्दी से खुद से करोगे, हम रुके हुए, प्रयास तो करना होगा। खुद से करो, देखो जब मिलाएंगे ना मैच कर लेना, सही बना था ये गलत बना था, ये करना होगा, ठीक है। जल्दी करोगे, हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। देखते हैं, यहाँ 2x हो गया, 2 के पहाड़े में 6, 3 बार में 3 का मल्टीप्लाई y, 3y हो गया इक्वल टू 13/6। भैया यहाँ पर 6 खत्म हो रहा है, तो काट दो ना। ये तभी काटना है जब पूरा बटे हो या तो कॉमन लिया हो, ऐसे मत काट दियो। भैया एक काम करते हैं, 2x/6 है प्लस 3y है इक्वल टू 13/6, इसको काट दे, क्या कभी नहीं कटेगा। यहाँ सब में बटे नहीं है ना, पूरा में पूरा बटे रहेगा तभी काटते हैं, या फिर कॉमन लिया हुआ रहेगा तब काटना है, तब काट सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते हो। ये समझ के चलना, भैया हम तो काटेंगे, वो काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ सीखो, दांत तोड़ देंगे। यहाँ क्या है 2x + 3y इक्वल टू यहाँ 13 हो गया, यह आपका इक्वेशन थर्ड हो गया।
दांत तोड़ देंगे। इक्वेशन सेकंड हुआ, इसको सॉल्व करोगे और बनाओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जब फ्रैक्शन का सवाल आएगा ना, भिन्न का सवाल आएगा, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तब इसको सॉल्व करोगे। जब भी डेसिमल का सवाल आएगा या तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। आपका एक्स को अकेला करना होगा, भले ही आपको जो है दशमलव में सबको सॉल्व करना होगा, वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है ना डेफिनेशन वाले अर्थात भाषा वाले सवालों को देखेंगे और बेहतर तरीके से देखेंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, प्रयास करेंगे, ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। आप बस परेशान नहीं होगे। ठीक है, आपको बस परेशान नहीं होना है। इसको मिटा दे, आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। आपको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है, किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे आपको पता होगा। हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जैसे लेंगे उससे या तो एक्स को अकेला करेंगे या तो वाई को अकेला करेंगे। लो हम लोग एक्स को अकेला किए, हाँ भैया ठीक है, ये आपको अपनी इच्छा से करना है। सेकंड काम क्या करना है, अब इस x को जो है इक्वेशन सेकंड लेना है। इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जैसे ही पुट करेंगे हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा, ये आपका एक्चुअल वैल्यू निकलेगा। इस y के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, काम कंप्लीट। x का वैल्यू निकल जाएगा, x का निकल गया, y का निकल गया, काम खत्म। यहीं पर आपको इसी सेकेंड स्टेप में जो है आपको सबका वैल्यू पता चल जाएगा। ये छोटा सा काम करना होता है प्रतिस्थापन विधि के लिए। उम्मीद करते हैं ये आप खुद से बना लोगे। अब यहाँ पर कुछ बेहतर क्वेश्चन है, इसको सीखेंगे। अब पहले यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर करो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज तारीख कितना हो गया, आज आपका हो गया 2 मार्च। हम लोग देख लो कितने दिन के बाद फिर से आपका क्लास हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो है ना अपने स्पीड को स्लो बनाए हुए, उसको फास्ट करो, तब हम लोग का भी रफ्तार जो है बहुत तेज चलेगा। ठीक है, 2 मार्च, आज 2 मार्च हो गया। सोचना है एक बात, क्या 2 मार्च हो गया आज। ठीक है, 2 मार्च। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर का रैखिक समीकरण सीख रहे हैं। इसमें से अभी बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ भाषा वाले सवाल को करवाना है, और भाषा वाले सवाल को करवाने के बाद आपको जो है ना विलोपन विधि बताना है। आज उम्मीद करेंगे आपका जो है ना ये कौन सा है, ये आपका शायद प्रतिस्थापन विधि चल रहा है ना। आज हम आपका प्रतिस्थापन विधि कम से कम आज क्लियर कर लेना है। ठीक है, आज जितना भाषा वाला सवाल है ना, सारे भाषा वाला सवाल को बेहतर तरीके से हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा आपको अपने तरफ से एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, लगाना ही होगा एफर्ट, क्योंकि इसको सीखना है। क्योंकि सिर्फ आपको मैथ ही तो नहीं पढ़ना है ना। अगर ये मतलब ये अगर मन में सोच रहे हो ना कि भैया से सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, तब रफ्तार ठीक है आपकी, तब रफ्तार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैथ के अलावा भी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है या फिर संस्कृत पढ़ना है या फिर इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, एसएसटी भी अगर इच्छा करे पढ़ने का, तो आपको अपनी रफ्तार तेज करनी होगी। इतना समझ के चलना। ठीक है, हमको किसी भी हालत में मार्च तक में जो है ना कुछ बेहतर कुछ देखो, चैप्टर कितना कंप्लीट हो रहा है ये डिसाइड तभी होगा जब आप अपनी रफ्तार तेज करोगे। आपकी रफ्तार क्या होती है, स्पीड फिर स्लो, स्पीड फिर स्लो। दिल का धड़कन नहीं होता है, इस तरह से चलता है, सिर्फ वही वैसे ही आपका भी चल रहा है। स्पीड मतलब कभी आप बहुत तेज पढ़ते हो, फिर धीरे 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 धीरे, फिर स्पीड, ये चल रहा है आपका। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर यही आपका जो निरंतर चलते रहेगा ना स्पीड, तो काफी कुछ सीख जाओगे। ठीक है, समझ के चलना है, थोड़ा स्पीड बनाओगे आप। ठीक है, अगेन हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे हमको साइंस पढ़ाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, साइंस और एसएसटी, तो तनिक आपको ही बेहतर तरीके से स्पीडली सबको क्लियर करते चलना है। ठीक है, तभी जाकर के हमें समय मिलेगा पढ़ाने का, वरना समय नहीं मिलेगा तो कहाँ से पढ़ेंगे। अगेन अगेन अगेन, यहाँ देखोगे समझोगे जानोगे। ला 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 ला, ऐसा तो नहीं ना भैया, पढ़ाते चलिए आप, बस पढ़ाते चलिए आप, हम कंप्लीट कर लेंगे। पता कैसे चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको कितना समझ में आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना, उसको फिर से समझाना होगा ना। ये सबसे जरूरी बातें हैं कि समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर समझ में नहीं आएगा उसको फिर से समझाएंगे, ये
समझो बात को, हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, अब यहाँ से भाषा वाले सवाल पर टूट पड़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? टूट पड़ेंगे। यहाँ पर इन प्रश्नों को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है सुन लो। इस तरह के प्रश्न में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब हम मैक्सिमम देखे हैं आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाता है 2 अंकों की संख्या। अगर 2 अंकों की संख्या लिखा रहेगा ना, तो यहाँ अंक को आपको x और y के रूप में मानना होता है। यहाँ पर कहीं पर अंक का जिक्र नहीं किया हुआ है, इसमें कंफ्यूज करोगे, इसलिए पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में जो है इस पर आधारित 2 प्रकार का सवाल रहता है। एक रहेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा 2 अंकों की संख्या दी हुई है आपको। यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रश्न में कहीं पर अंक का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर जब अंक का जिक्र नहीं, सिर्फ संख्या 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 कहा गया। एक और पढ़ो इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता चलेगा। पढ़ो तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कहीं पर अंक का जिक्र नहीं किया हुआ है। अंक का जिक्र रहेगा तब ना हम इकाई अंक को x मान लेंगे, दहाई अंक को y मान लेंगे, ये बाद की बात है। यहाँ पर अंक का जिक्र नहीं है, हमको अंक की तरफ ध्यान नहीं देना है। लेकिन इस पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार देखें पूछा होगा, और इस पर भी देखे हैं, लेकिन इस पर थोड़ा कम देखे हैं, ठीक है। लेकिन सीखना है आपको ना, सीखना है। ये बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से समझना। यहाँ पर 2 संख्या है आपके पास। सपोज अपने मन में कोई मान लो, हाँ हम 2 संख्या ले लेते हैं। कैसी 2 संख्या लेंगे? हाँ कोई 2 संख्या मान लो ना, ऐसे हम लोग 12 ले लिए और 24 ले लिए, 2 संख्या ले लिए। अगर बोला जाए इसका जो अंतर करेंगे ना, इसका जो डिफरेंस करेंगे ना, बड़े में जब छोटे को घटाएंगे तो 26 आया। भैया कभी 26 आएगा? नहीं आएगा भैया 26। तो ऐसा संख्या लो ना जो 26 आ जाए। हाँ ऐसा संख्या लो ना जो 26 आ जाए। ठीक है ले लेते हैं, लीजिए भैया 26। अब देखिए 27 में 1 घटाएंगे ना 26 हो रहा है। बिल्कुल, अब लगता है सही रास्ते पे जा रहे हो आप। ठीक है, अपने मन से कोई 2 संख्या ले लिए जिसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। क्या एक संख्या जो है दूसरे का 3 गुना है क्या? भैया नहीं हो रहा है। अगर हो जाता तो मानने से हम अंतर्यामी ना बन जाते। ओए सुनना, पहला संख्या 1 होगा, दूसरा संख्या 27 होगा, सॉल्व भी करना पड़ता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये पहला संख्या x है, यहाँ पर पहला संख्या x मान लिए हैं, दूसरा संख्या y मान लिए। अब x और y के रूप में बनाएंगे तब ना x और y का बाद में वैल्यू निकालेंगे, तब चलेगा पता है x का मान तो ये था, y का मान तो ये था, तब ना चलेगा पता कि अंतर्यामी। सुन लो मेरे प्यारे भक्तों, सुन लो, x का मान आपका 1 निकलेगा, y का मान 27 निकलेगा। अगर ऐसा करना होता तो ये सेटिस्फाई कैसे करता? नहीं करता ना, मतलब कर जाता ना अगर हम अंतर्यामी होते तो। लेकिन नहीं, आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करना होगा आपको। कैसे करते हैं सॉल्व वो समझो। सिंपल सा, कोई 2 संख्या है, ध्यान से समझना, फिर से पढ़ रहे हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है, इसका जो अंतर करेंगे वो आपका 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इसमें से कोई एक संख्या जो है दूसरे का क्या है? 3 गुना है। एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, एक संख्या दूसरे का 3 गुना, मतलब क्या? ये एक संख्या जो दूसरे का कितना गुना है? 3 गुना है। सोच लो, अगर इसको आपको बड़ा दिखाना है, ये 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सोचोगे भैया 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 ये x जो है y का 3 गुना है, इसका मतलब क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? फिर से समझो, फिर से समझो। ये तो समझ में आ गया ना, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्या था, इसका अंतर 26 हो गया। ठीक है, एक संख्या जो है दूसरे का 3 गुना है, एक संख्या दूसरे का 3 गुना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझना, इसको समझना। एक संख्या, ये एक संख्या x है, एक संख्या x है, एक संख्या जो दूसरी संख्या का दूसरा संख्या y है, y का ये 3 गुना है। ये कितना गुना है? 3 गुना है, अर्थात x जो है वो 3y के बराबर हो जाएगा। भैया ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं करना है, समझो यार, ध्यान से समझो। जैसे हम बोल रहे हैं ये जो है आप हुए, ठीक है, ये आपके पिताजी हुए, ठीक है, ये आपके पिताजी हुए, ठीक है, ये आपके पिताजी हुए। अगर आपका उम्र जो है 10 साल है, आपके पिताजी का उम्र जो है 30 साल है, ध्यान से समझना। तो आपका उम्र जो है, अगर हम जो बोल दिए, सुनो ना, आपकी उम्र को हम y बोल रहे हैं, आपके पिताजी की उम्र को x बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हमको x और y को बराबर करना है, x और y को बराबर करना है,
y का मान कितना है 10 है, मन में रखना है। x का मान कितना है 30 है, मन में रखना है। अगर हमको 10 और 30 को आपस में बराबर करना है तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे भैया? लेकिन तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है कि पिताजी का उम्र जो है ना हमसे 3 गुना है, पिताजी का उम्र 3 गुना है। तो क्या करोगे आप? पिताजी को उम्र में 3 से गुना कर दोगे, क्या x में 3 से गुना कर दोगे? जैसे इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये तो और बड़ा 90 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना होता है, ठीक है। जो 3 गुना है उसमें ठीक इसका उल्टा करते हैं, अगर 3 अधिक है उसका उल्टा घटाते हैं। ये छोटी सी बातें आपको समझनी होंगी। यहाँ पर पिताजी का उम्र, ध्यान समझना, यहाँ पर बोला गया है कि x जो है y से 3 गुना है, ये बड़ी संख्या है। x y से 3 गुना है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर दोनों को बराबर करना होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा जो 3 गुना होगा उसी में डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से मेरी बातों को दिमाग में बैठा लो। हम बोले x y से 3 गुना है, x y से 3 गुना है, जो 3 गुना होता है उसी में 3 से डिवाइड कर देते हैं। x जो है y से 3 गुना है, ये 3 गुना है ना, इसी में 3 से डिवाइड करेंगे। ये छोटी सी बात आपको समझनी होगी। x y से 3 गुना, ये 3 गुना था ना, इसी में 3 से मतलब डिवाइड करना होगा। गुना है उसका जस्ट उल्टा करते, डिवाइड करते, ये 3 इधर आ जाएगा, 3y = x हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखे है। यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गया, एक x - y = 26, एक बन गया x = 3y। ये समझ में आ गया कैसे क्या कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का क्या निकल जाएगा, वो संख्या निकल जाएगा। किस प्रकार बनाना है उसको देखो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ मान लेंगे, कैसे मानेंगे? यहाँ पर बोला गया उन्हें ज्ञात कीजिए। किसे ज्ञात कीजिए? संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संख्या को x और y मान लेते हैं। तो मानते हैं, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। लिखते हैं माना कि पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या x है। हाँ भैया x है, पहली संख्या बराबर x। और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या मेरा y हो गया। ओके, दूसरी संख्या मेरा y हो गया, ठीक। अब इसके आधार पर आप इसको पढ़ के यहाँ पर सीधा इक्वेशन लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार आपको प्रश्न के अनुसार जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखना है। इसको पढ़ो, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, इक्वेशन लिखोगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इक्वेशन लिखोगे। जल्दी से दोनों इक्वेशन आप पहले खुद से लिखो, तो हम इंतजार कर रहे हैं। जल्दी लिखोगे आप, उम्मीद करते हैं। ये फोटो दिखा मत दियो, मतलब चचा जी को, हमारा तो क्या कहें, पिटाई निश्चित है मेरा। तब अब मेरा तो दांत लाल हो जाएगा। यहाँ बना, कितना प्यारा फिगर, मतलब चित्र था। अगर देख लेते तो सही में कान लाल कर देते मेरा। हो गया हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है समझते हैं हम लोग, ठीक है, समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्या ले लिया x और y, इसका अंतर जो है मेरा 26 दिया हुआ है। हाँ 26 दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन आ गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या y की 3 गुनी। 3 गुना कौन है? ये x 3 गुना है ना, इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर x = 3y हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ये समझ में आ गया कैसे कैसे क्या करते, कि अभी भी समझ में नहीं आया? समझ में आया होगा किस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट निकालेंगे, किस प्रकार से इक्वेशन सेकंड निकालेंगे। ये समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, कैसे आप सॉल्व करोगे? आपके पास 3 ऑप्शन है सॉल्व करने का। या तो ग्राफ्य विधि से सॉल्व करो, या तो विलोपन विधि से सॉल्व करो। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते भैया? विलोपन विधि से हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इसको एक तरफ लेते आएंगे, यहाँ 0 रहेगा। अब x - 3y = 0, दोनों को घटा देंगे, मेरा x कट जाएगा, y का वैल्यू निकलेगा। इस प्रकार से विलोपन विधि से सॉल्व करते। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? या तो इक्वेशन फर्स्ट या तो इक्वेशन सेकेंड को लेंगे, x और y को अकेला करना है। इसमें सोचोगे आप पहले कौन सा इक्वेशन लोगे? या तो इक्वेशन फर्स्ट को लो या तो इक्वेशन सेकेंड को लो। हम देखते हैं भैया, इक्वेशन फर्स्ट में x को अकेला करना होगा, इक्वेशन सेकेंड में x पहले से अकेला है। हम हुए आलसी,
ठीक है, जब जब जो है ना सबसे 100 आलसी जब, हाँ पता है ना आपको, जब 100 आलसी, बहुत सारा आलसी जो है ना, जब वो सीमा पार होता है ना, उसके बाद जो आलसी होता है वो हम लोग हुए ना। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि कहाँ पर काम कम करना होगा, यहाँ पर देख रहे यहाँ पर मेहनत कम करना होगा, तो हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लिए, ठीक है, इक्वेशन सेकंड लिए। इसमें अकेला करना होगा क्या? नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पहले से x अकेला किया हुआ है, इस x को अकेला नहीं करना है। ये 2 स्टेप मेरा पहले से किया हुआ है। वाह भैया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सीधा हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकंड लिए, x को अकेला कर लिए। भैया 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 पहले से अकेला किया हुआ, फिर लेना क्या है? नहीं लिए, कोई बात नहीं। फिर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो भी अकेला किया इसको पुट कर लेंगे। तो ये स्टेप आपका पहले से किया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पहले से ना इक्वेशन सेकंड लिया हुआ है और यहाँ पर x को अकेला भी कर दिया गया है, तो क्यों करें? ये काम मेरा पहले से किया हुआ है, इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको नहीं करना है। सीधा इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, उसमें x का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम x का वैल्यू पुट करेंगे, ये x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा। अब y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हम लोग का जो है x का वैल्यू निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा कैसे क्या करते हैं? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड लेंगे, इक्वेशन सेकंड लिए, x का मान अकेला किए, अकेला हो गया, यहाँ अकेला हो, देखो कर लिए ना, ये दोनों काम कंप्लीट। अब इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो है x बराबर 3y पुट करेंगे, x बराबर 3y रखेंगे। जैसे ही x का वैल्यू 3y इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। इस y के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट नहीं इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। बस काम खत्म। ये आप खुद से बनाओगे, भैया के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, आपको खुद से बनाना है, सबको सिखाए हुए। चल कुछ और क्वेश्चन करवाया जाए क्या? वैसे समय तो हो गया है, हम सोच रहे हैं क्या करें, आज इतना ही रहने देते, क्योंकि अब आराम से पढ़ना है, थोड़ी अभी बहुत समय क्लास 10th के लिए, ठीक है, आराम से पढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं, मतलब ज़्यादा परेशानी होते हैं, ठीक है, आराम से सीखते चलेंगे। एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें आपका सारा बचा हुआ जितना भाषा वाला सवाल है वो सीख लेंगे। आज क्या क्या सीखे? आज हम लोग मतलब प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार से भिन्न वाले प्रश्नों को सॉल्व करते, किस प्रकार से इस तरह के भाषा वाले प्रश्नों को सॉल्व करते। आपका होमवर्क रहेगा 3.2 का, 3.2 है ना, शायद 3.2 है, एक बार देख लेते हैं, किताब निकालना हो, निकला हुआ ये आपको दिख रहा है क्या? 3.2 आपको बनाना है, अरे दिख जा। 3.2 का आप 1 नंबर बना लोगे, 2 नंबर, जहां तक किताब तो होगा ना आपके पास, किताब परचेज नहीं की अभी तक। समस्याएं बुक में, मोबाइल में पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड करके उसी से होमवर्क बनाना होगा, होमवर्क। और क्या कर सकते हो, वरना बुक जल्दी परचेज कर लो आप, ठीक है। 3.2 का जो है 1 नंबर अगर जो नहीं बना वो बना लोगे, फिर सेकेंड नंबर प्रयास करोगे, थर्ड नंबर का जितना ही बनेगा वो बनाओगे। 1 2 3 ये आपका होमवर्क है, प्रयास करना है बनाने का, ठीक है। होमवर्क को बनाओ। अब यहाँ से जहाँ पर आप जिस पड़ाव पे हो उस पड़ाव पे आपको खुद मेहनत करना होगा। जितना भी कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, अब हम समय दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। अगर ऐसा होता ना, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना होता, तो ये मुश्किल से 2-3 दिन का क्लास है सारा बताने का, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको समय दिया जा रहा है। उस समय पर जो है हल्का हल्का सीखते चलो और होमवर्क कंप्लीट करते चलो। आपको खुद ही बनाना होगा ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो नहीं बनेगा वो पूछना है। यहाँ तो कुछ बनाओगे तभी ना, अभी तक पहुंचे ही नहीं हो, हम कैसे जानेंगे कौन किस में दिक्कत है किस में दिक्कत नहीं है? ये कैसे चलेगा पता? जब आप अपने रफ्तार को तेज करोगे, यहाँ तक पहुंचोगे तब ना। इसमें यहाँ तक पहुंचने में आपको 2 दिन लग जाएगा, तब तक हम और आगे चल जाएंगे, इसलिए 2 दिन हम रुक जाएंगे, क्यों ना। हाँ बिल्कुल, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।